हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर सैलरी। दोस्तों हम इसमें आज रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टारगेट रहना चाहिए ग्रेचुइटी का टारगेट रहेगा, प्लस ग्रेचुइटी के क्वेश्चंस को करेंगे हम। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा सर पेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। और फिर पेंशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, राइट। और फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं एज पर द टाइम हमें कितना टाइम मिलता है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए आइए क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि होमवर्क दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 शायद, और मैं एज्यूम करता हूँ आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर डाउट वगैरह आता तो कमेंट बॉक्स में लिखा रहता है, लेकिन किसी ने भी कमेंट में मेंशन नहीं किया कि सर आप सॉल्व कराएं, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भैया आपने क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको कोई भी डाउट दिक्कत नहीं आई है। ठीक है सर, तो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो आज सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी सेक्शन 10 क्लॉज 10 10 10, ठीक है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इसको पढ़ने से पहले। सब लोग यही बात करते हैं टैक्सेबल है नहीं टैक्सेबल, पहले है क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। देखो सबने बोल दिया रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब वो बेनिफिट जो कि रिटायरमेंट पे मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है मुझे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इसकी जरूरत पड़ जाए। मैं बोलूँ कि सर मेरे बेटे का एडमिशन होना है, सर पैसे चाहिए सर, सर 5 लाख रुपए चाहिए सर, सर मेरी ग्रेचुइटी में 10 लाख है, 5 लाख दे दो ना। तो हो सकता है कि मैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इसको ले लूँ। बट ग्रेचुइटी है क्या, अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है हिंदी में ग्रेचुइटी बोलते हैं कृतज्ञता। इट मीन्स लेट्स सपोज मैं आपको लेक्चर दे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि प्लीज थैंक यू लिखना, आप लोगों ने थैंक यू लिखा, मैंने कहा आपको गॉड ब्लेस यू। व्हाट इज द थैंक यू, थैंक यू मीन्स ग्रेचुइटी। इसका मतलब कि आपने जिन दिनों बारिश हो रही थी उस दिन भी मेरे लिए काम किया, आप जिस दिन बीमार थे उस दिन भी आपने मेरे लिए काम किया, आपकी वाइफ का बर्थडे था, आपकी एनिवर्सरी थी, आपके बेटे का बर्थडे था, उसके बाद भी आपने मेरे लिए काम किया। तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू बोलने के लिए मैं आपको एक अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, दिस नेम इज ग्रेचुइटी। व्हाट इज ग्रेचुइटी, बॉस को लग रहा है कि तुमने मेरे लिए जी जान से जिंदगी भर मेहनत की, आज भी करते हो, करते रहते हो, हमेशा ही करते हो, मुझे पता है वो आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे इन रिस्पेक्ट आपने वो काम किया, दैट्स वाई आई एम ऑब्लाइज टू यू, दिस इज वर्ड ग्रेचुइटी। क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि आपका फैमिली को आपकी नीड है, लेकिन फिर भी आप फैमिली को छोड़ के हमारे लिए काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करेगा, ग्रेचुइटी मीन्स अ थैंक्स और ऑब्लाइजेशन। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, यार कमेंट कर देना थैंक यू का, दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब टू से थैंक्स टू समवन इज ग्रेचुइटी। हे भगवान तुमने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा मौका दिया कि मैं जिंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ, दिस इज ग्रेचुइटी। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से बना, दिस ये वर्ड बना ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आभार प्रकट करना। आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, आपने मुझे सीए को पढ़ने का मौका दिया, सीए को पढ़ाने का मौका दिया। आप में से एक भी बच्चा मेरे दिल को फील कर पा रहा है, फीलिंग को फील कर पा रहा है। जो बच्चा दिल से लिखता है थैंक यू सर, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, दिस इज वर्ड ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड वर्ड से बना ग्रेचुइटी, जो ये कहता है कि हमारे एम्प्लॉय ने हमारे लिए जी जान लगा के पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत की हमारे लिए, तो वी आर टेलिंग हिम अ थैंक्स। इस थैंक्स के लिए हम एक अमाउंट ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जा खुश रहे, एंजॉय कर। ठीक है, दिस वर्ड इज ग्रेचुइटी। तो सर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है सर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही आपको ग्रेचुइटी मिल गई। जैसे मैंने आपको कहा सर स्कूल फीस, स्कूल एडमिशन करा रहे सर, 5 लाख रुपीज़ चाहिए सर, मेरे पास पैसे है नहीं है सर, सर प्लीज़ सर करवा दीजिए सर, उसके फ्यूचर का सवाल है। तो बॉस ने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ग्रेचुइटी में कितने अकाउंट में थे 10 लाख, आपको कितने मिल गए 5 लाख। तो अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिले तो आप लिखेंगे फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, केस नंबर 2, इसको 1 रखते हैं। केस नंबर 2, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जिस दिन जॉब को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद, और मान लीजिए आप है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो
एक रील देखी थी मैंने, आई थिंक आप लोगों ने देखी हो, एक बहुत ही इट्स नॉट अबाउट द कलर, मतलब एक नॉर्मल सा लड़का और उसकी वाइफ लाइक कैटरीना कैफ, ठीक है, ऐश्वर्या राय, बहुत खूबसूरत। तो सारे दोस्तों ने पूछा भाई ऐसा क्या है, इतनी खूबसूरत भाभी कहाँ से लाया? तो उसने कहा अरे भाई सरकारी नौकरी का कमाल है। और भाई आप कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी अच्छे क्यों ना दिखते हो, लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो सामने वाले को लगता है कि तुम कुछ भी नहीं करते। ये हमारी अभी इंडियन जो सिस्टम है उसकी मानसिकता है, जो है वो है, ठीक है। आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो मेरे दोस्त, देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जेप्ट, फुल्ली एग्जेप्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमेशा फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, उसको कोई भी आप टैक्स नहीं लगाओगे अगर उसे ग्रेचुइटी मिलता है तो। ओके, थर्ड, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट अदर एम्प्लॉय, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट है लेकिन अदर एम्प्लॉय है। अदर एम्प्लॉय है तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या पोगा है या नहीं है, मतलब आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है कि नहीं है, मतलब आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बोलते हो यस सर लगता है, ऑन द अदर साइड आप बोलते हो नो सर, सर नहीं लगता सर, हमारे ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता। ओके, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ओके, यहां भी एग्जेम्प्ट क्या है? विच एवर इज लोअर। अभी अभी सीए इंटरमीडिएट चल रहा है राइट, तो इसमें बोगा वगैरह ग्रेचुइटी एक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन पहले ईपीएफ ग्रेचुइटी एक्ट सब सीए में पढ़ाया जाता था, अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो तब हम कहते थे कि आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ग्रेचुइटी एक्ट, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। ग्रेचुइटी का मतलब समझ गए, तो उसी का एक एक्ट बनाया गया है कि रूल्स रेगुलेशंस की इसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक। तो हम कह रहे हैं फॉलोइंग इज द एग्जाम्प्ट, अगर आपको मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट होगा कितना सर? फर्स्ट 15/26 मल्टीप्लाई में सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ऑन द अदर साइड यहां क्या है? यहां जो वन का मतलब है वो है वन हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये दोनों में डिफरेंस है। सर समझ में नहीं आया सर, कैलकुलेशन के एंगल से बताओ। कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, डोंट वरी, अभी पहले फॉर्मूला थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कैलकुलेशन पे आएंगे। ओके, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सर अगर यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ 6 मंथ और मोर शुड बी राउंडेड ऑफ, शुड बी राउंडेड ऑफ। हम क्या कर देंगे उसको? राउंडेड ऑफ कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल 26 ईयर 7 मंथ, तो हम इसको ट्रीट करेंगे सर 27 ईयर। हमने कहा 26 ईयर, ठीक है सर, 6 मंथ, इट इज 26 ईयर, 26 ईयर 4 मंथ, इट मीन्स 26 ईयर। ओके सर, लेकिन यहां पे क्या होगा? अगर 26 ईयर 9 मंथ भी है तो भी 26 ईयर ही मानेंगे, अगर आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता है तो। ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ओनली कंप्लीटेड ईयर, यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली कंप्लीटेड ईयर should be
टेकन, मतलब अगर ईयर कंप्लीट हुआ है तो ही हम लेंगे, अगर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल 26 ईयर 7 मंथ, तो हम इसको 26 ईयर ही मानने वाले हैं। 26 ईयर 11 मंथ, तो भी हम इसको 26 ईयर ही मानेंगे। यानी अगर एक दिन भी कम रह गया तो हम उसको ईयर और मंथ जो भी आपने सर्विस दिया हम उसको काउंट नहीं करते। सर ये तो बहुत अन्याय है हमारे साथ। हाँ सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यही लॉ है फिलहाल के लिए। आपका इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने वाला है, फिर आपका दुख दर्द जो है वो कम होगा। ठीक है, फिलहाल तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर। फिर सर ये हो गया फर्स्ट के बाद है सर सेकंड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। मतलब आपको आपके बॉस से और ग्रेचुइटी एक्ट से ग्रेचुइटी के लिए कितना अमाउंट मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, एंड द लास्ट थर्ड, हम मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं, मैक्सिमम अप टू 20 लाख। सो 20 लाख तो हमें वैसे भी नहीं मिलता। अरे भाई हमने 20 लाख की लिमिट दे रखी है, विच एवर जो लोअर होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे क्या है सर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड थर्ड मैक्सिमम अप टू ₹20 लाख। मतलब सर जो डिफरेंस है वो यहीं पे है। मतलब अगर ग्रेचुइटी एक्ट लगता है तो हम नंबर ऑफ ईयर जो होंगे उसे कंप्लीटेड में अगर 6 मंथ और मोर है तो राउंड ऑफ कर देंगे, 6 मंथ और मोर। ठीक है सर। तो सर अगर यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे लिखो 26 ईयर 11 मंथ इक्वल्स टू 27 ईयर, और 15/26 यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, 1/2 लेते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ पर मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिसमें अगर कोई भी नंबर ऑफ मंथ है हम उसको इग्नोर कर देंगे, ओनली कंप्लीट सर्विस को काउंट करते हैं। ठीक है सर। सर इसमें सैलरी का मीनिंग क्या है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी मीनिंग। दोनों केस में सर अलग अलग है सैलरी का मीनिंग, ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान सुनेगा। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, दैट इज लेटेस्ट जो भी चल रही होगी वो। ठीक है, और डीए बोथ, मतलब टर्म्स में है नहीं है वो आप देख लेंगे। यहां पे सैलरी का मीनिंग क्या है सर, सैलरी मीन्स यहां थोड़ा सा बदल जाएगा मीनिंग। क्या है सर, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ, एवरेज बेसिक सैलरी लिखो और ब्रैकेट में लिखो ऑफ 10 मंथ्स। मतलब हम यहाँ पे लास्ट 10th मंथ की सैलरी का एवरेज लेते हैं। ओके, एवरेज डीए अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तो, और फिर हम इसमें लेंगे लास्ट 10 मंथ। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज टर्नओवर कमीशन। फिर अगेन मैं आपसे कहूंगा लास्ट 10 मंथ। ठीक है, जनरली 10 मंथ वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एग्जामिनर अगर चाहता है कि आपका पेपर बहुत टफ हो तब वो 10 मंथ वाला कॉन्सेप्ट डालता है, अदरवाइज वो नहीं डालता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपने लिख लिया होगा अभी तक। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे हमें बुक से पढ़नी है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये हमने इसका समराइज नोट जो है वो बना लिया है। ओके, बुक से पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए सर, जिनके पास बुक है वो बुक में मार्क कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं राइट,
सितंबर में या जैन में, तो ये बुक आपके लिए 100% कंपलसरी है। सितंबर में दे रहे हो तो 100% ले लेना। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो जैन के लिए और आपके पास इनफ टाइम है तो आप क्लास से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ग्रेचुइटी 10-10। ग्रेचुइटी क्या है सर? कहता है इज अ वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन अप्रिसिएशन ऑफ ए सर्विस रेंडर्ड। जितने प्यार से उसने सर्विस दी, जितनी मेहनत से उसने दी, तो उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं? एक वॉलेंट्री पेमेंट दे रहे हैं। ओके, नॉट सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी and DA if provided in terms of employment for retirement benefit forming part of salary and commission which is expected as fixed percentage of turnover। तो हम ऐसे याद नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जैसे मैंने आपको लिखवाया वैसे पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको सर्विस के दौरान मिली है, मतलब अभी तक आपने ऑफिस को छोड़ा नहीं है, तो फुल्ली टैक्सेबल है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है सर? 20 लाख। वेयर ग्रेचुइटी रिसीव 2 और मोर एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर। सर हो सकता है आपका एक एम्प्लॉयर हो और हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि पार्ट टाइम जब कर रहे हो सकता है 2 एम्प्लॉयर भी हो, तो मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख ही रहने वाला है। नाउ वेयर ग्रेचुइटी रिसीव्ड इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड अगेन ग्रेचुइटी रिसीव्ड अनदर एम्प्लॉयर लेटर प्रीवियस ईयर, द लिमिट ऑफ 20 लाख विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट। मान लो आपको एक बार 5 लाख की ग्रेचुइटी मिली थी, आपने एडजस्ट करा रखी है, तो इस बार आप 20 लाख अगेन क्लेम नहीं करेंगे। इस बार आप कितना क्लेम करेंगे? 15 लाख। बाकी ने बोला रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फुली टैक्सेबल। अगर आप रिटायरमेंट या डेथ पे ले रहे हो और अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है, ठीक है सर, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है आपका। और अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है और यहाँ पे नॉट कवर्ड, तो अगर आप कवर्ड है तो 20 लाख एक्चुअल अमाउंट और 15/26, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया वो दिस इज मल्टीप्लाई में सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1/2 यानी हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10th मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर, और फ्रैक्शन क्या करते हैं यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। चलिए सर, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ। तो अगर आप पोगा एक्ट में कवर्ड है तो हम इसको 27 ईयर काउंट करने वाले हैं, ओके। और अगर आप पोगा एक्ट में कवर्ड नहीं है तो हम इसको सिर्फ 26 ईयर कवर कर पाएंगे। एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑफ 15 लाख मिली, और मैक्सिमम अमाउंट कितना है सर? 20 लाख। दोनों केस में, यस दोनों केस में। एट दिस रिटायरमेंट बेसिक सैलरी 15,000, DA 10,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अगर वो पोगा एक्ट में कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो DA जो रिटायरमेंट का पार्ट है वही लेंगे आप। कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर, दिस इज इसका 1% ले लेंगे। बोनस हम नहीं लेते 25,000 पर मंथ, लेकिन हाँ कैलकुलेशन के लिए लेंगे, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट करते समय नहीं लेंगे। ऑप्शन ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाला केस देख लेते हैं। तो भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉई को तो 15 लाख मिला है, 15 लाख पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल एम्प्लॉय अगर वो कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में तो क्या होगा? ग्रेचुइटी सर मिली कितनी? 15 लाख। तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड 15 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर सर? 15 लाख। लेकिन अभी कंपैरिजन करना है दूसरे वाले से, तो 15 मंथ 50/26 लास्ट ऑन सैलरी और ईयर ऑफ सर्विस। तो लास्ट ऑन सैलरी कितनी है सर? सर 15,000, और DA हम फुल ले लेंगे, फुल DA लेंगे, ठीक है सर। इसमें हम 60% 40% लेंगे, फुल लेंगे, तो 10,000 फुल आ गया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट 27, दिस इज 934,615, विच एवर इज लोअर इज दिस अमाउंट। तो आपने इसमें से इसको रिड्यूस कर दिया, ये जो अमाउंट आ गया ये इनका टैक्सेबल ग्रेचुइटी माना जाएगा, और ये है एग्जेम्प्ट जो हमने 10-10 के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया, ओके सर। अगला फॉर्मूला क्या है? अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं है, 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, वहाँ तो रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो हम जो लास्ट सैलरी है वही ले लेंगे। लेकिन सैलरी का मीनिंग चेंज होगा, सैलरी का मीनिंग होगा क्या होगा सर? लास्ट 10 मंथ प्लस DA इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट उसका लास्ट 10 मंथ, और टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ। याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लाख, ठीक है, जो ग्रेचुइटी रिसीव हुई, ग्रेचुइटी 15 लाख, टोटल अमाउंट इज 20 लाख। अब हम बाकी करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ ईयर हमें चेक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर, रवि रिटायर हो रहा है सर 15 जून,
तो सर अप्रैल मई, तो सर आप जो उसको सैलरी देने वाले हो वो मंथ के हिसाब से दोगे ऑब्वियसली। हाँ सर ये तो है। ओके, यहाँ पे यानी डेट की कैलकुलेशन आएगी, ये सर डेट की आएगी। तो 15,000 आप 10 मंथ की देने वाले हो, क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई तो चला गया, अब जून से काउंट करूंगा ना मैं। ओके, फिर 10,000 का 60% 10 मंथ के लिए, राइट। उसके बाद 1% ऑफ टर्नओवर, और ये 10/12 क्यों? क्योंकि ये जो है सेल ये 12 मंथ की है और मुझे कितनी मंथ की चाहिए? 10 मंथ की, इसलिए मैंने इसे 10/12 किया। ओके, डिवाइड बाय में 10, इससे क्या आ गया? एवरेज आ गया, मल्टीप्लाई में 26। 26 सर क्यों ले रहे, 27 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ मंथ को इग्नोर कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में 26, दिस इज 858। तो विच एवरेज लोअर जो होगा 15 में से 858 लेस हो गया, ये है आपका टैक्सेबल ग्रेजुएटी। ठीक है, ओके सर समझ में आ गया सर, थैंक यू। अगर डाउट दिक्कत आया हो एक बार वीडियो को अगेन प्ले करो, 20 मिनट्स हमने इस पे लगाए। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल देना सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं आपके लिए सॉल्व भी कर दूंगा। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि मुझे 50 to 60 लेक्चर में पूरा इनकम टैक्स बुक के साथ क्वेश्चन के साथ खत्म करना है, तो रिटर्न थोड़ा सा हार्ड जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हो सकता है सितंबर तक सिलेबस खत्म ना हो पाए। तो सितंबर की रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा टाइम लगा के, टाइम की इज्जत देते हुए क्वेश्चंस बुक में ही सॉल्व करूंगा, और मैं एज्यूम करूंगा कि आप भी मेरे साथ बुक में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और हाँ, आप क्वेश्चन इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन ये क्लास में है आप इसको लिखो क्लास वर्क, और लेक्चर खत्म होती है आप इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो सर अब पेंशन करते हैं। अब हम खेलेंगे पेंशन। देखो सर पेंशन 10A, इसको एन्युटी भी बोला जाता है। ठीक है, पेंशन क्या होता है? देखो ग्रेजुएटी इसलिए दी गई, दो टाइप के एम्प्लॉय है, एक ने मेरे लिए बहुत शिद्दत से काम किया, बुखार हो बीमारी हो हर चीज में काम किया, हमने उसको ग्रेजुएटी भी दी। पेंशन क्या? तुमने हमारे यहाँ इतने साल काम किया, वर्ड को ध्यान सुनेगा, तुमने हमारे यहाँ इतने साल काम किया, इसलिए इसका वर्ड एक नाम होता है एन्युटी। यानी तुमने हमारे साल 10 साल 5 साल बिताए, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हम आपको पेंशन दे रहे हैं। लेकिन ग्रेजुएटी साल की सब तो है ही है, लेकिन हर साल तुमने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया उसके लिए होता है ग्रेजुएटी। क्या एक एम्प्लॉय को दोनों मिलते हैं? हाँ सर दोनों मिल सकते हैं। क्या है ऐसा हो सकता है ग्रेजुएटी ना मिलते हो? ये भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि वहाँ के टर्म एंड कंडीशंस क्या है। सर क्या है सर? सर इसमें दो बच्चे आते हैं सर आपके, दो बच्चे, एक है सर अनकम्यूटेड और एक है सर कम्यूटेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लंप सम पेंशन। सर अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन। सर मंथली पेंशन है तो लिखो सर टैक्सेबल टू ऑल। सर हाँ सर बोलो ना। सर वो मंथली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ उसको भी टैक्सेबल। सच बोल रहे हो सर? हाँ सर टैक्सेबल टू ऑल, अगर मंथली पेंशन कोई भी लेता है टैक्सेबल टू ऑल। सर हमारे दादों को मंथली पेंशन आती है, कितनी आती है? 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई में 12, 2,40,000। सर अंडर द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। ओ ये भी रूल है? हाँ सर आप चेक तो करो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टोटल इनकम का, अगर क्रॉस करता है, हाँ 7-8 लाख रुपए हो रहे हैं, 7 to 8 lakhs, अराउंड 50 to 60,000 की मंथली इनकम है, तब लगेगा टैक्स। ठीक है, ओके ठीक है। कम्यूटेड पेंशन, अब कम्यूटेड पेंशन के बारे में बात करेंगे तो फिर इसके बच्चे आएंगे सर। बच्चे में पहला बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक वर्ड आता है मेरे पास, जमाई राजा। तो जमाई राजा को सब माफ, ठीक, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, 10 सर ग्रेजुएटी का क्या था? 10 पेंशन का क्या है? 10 इसके बाद अगला आएगा 10 बी,
सर सब याद कराओगे? हाँ, जो इंपोर्टेंट सेक्शन है मैं उस पर बार बार स्ट्रेस डालूंगा ताकि आपको याद रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जाम्ड। सर अदर है तो गवर्नमेंट, सर माई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, माई एक नॉर्मल एम्प्लॉय। ओके, अदर, अदर मतलब नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय। हाँ, गवर्नमेंट जो नहीं है वो सब प्राइवेट है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, ग्रेचुइटी है क्या? मतलब तुम ग्रेचुइटी भी लेते हो क्या? सर आपको क्या लेना देना है ना, है, इसलिए पूछो ग्रेचुइटी है क्या? हाँ सर है। अगर ग्रेचुइटी है, यस, ओके, और आपने बोला नहीं सर ग्रेचुइटी तो नहीं है, ओके, अगर ग्रेचुइटी नहीं है तो 1/2 मल्टीप्लाई में जो भी तुमको पेंशन मिला वो डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब कितना कंप्यूट करके परसेंटेज कंप्यूट। अब देखोगे कि भाई तुम्हें मिलने थे 10 लाख, 10 लाख में से 40% तुमने कंप्यूट करा लिया, ठीक है, और तुम्हें 40% मिल गया, जो रिमेनिंग रह गया उसके तुम मंथली पेंशन ले रहे हो। अनकम्प्यूटेड मतलब जो तुम मंथली ले रहे हो, कम्प्यूटेड मतलब एक बार में तुम जो ले रहे हो। तो हम परसेंटेज वाइज डिसाइड करेंगे कि तुमने टोटल अमाउंट, मान लो उसने बोला 4 लाख, हमने हमें 2000 पर मंथ पेंशन मिलती है, दिस इज 20% ऑफ टोटल पेंशन, तो हम उसको कहेंगे अनकम्प्यूटेड इज 20%। तो नॉन कम्प्यूटेड कितना हुआ, जो कम्प्यूटेड नहीं है वो कितना हुआ, वो हुआ 80%। तो ये परसेंटेज का गेम आएगा क्वेश्चन में, हम अभी चेक करेंगे। मल्टीप्लाई में 100। सर हाँ सर, सर हमें पेंशन मिलती है, ओके, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम लो 1/3 और पेंशन मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में 100। सर एक क्वेश्चन है सर, सर यहाँ 1/2 है और वहाँ पे 1/3 है, ऐसा क्यों? अगर ग्रेचुइटी तुम्हें ऑलरेडी मिल रही है तो एक जगह माफ किया ना, तो इसमें हमने 1/3 माफ करेंगे हम। एक जगह माफ नहीं कर पाए ना, चलो इधर 1/2। तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल लगाया हो उस पर दिमाग मत लगाओ आप, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे दिमाग लगाना है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने इसको पढ़ लिया। ओके सर, एग्जाम में कैसे आएगा, आइए देखते हैं। सर यहाँ पे ध्यान से सुनना, एन्युटी इज ट्रीटेड एज सैलरी, ओके, एंड इज सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर, इट इज अ ईयरली ग्रांट। पेंशन, ये है एन्युटी। अब आएगा पेंशन। पेंशन क्या है सर, और एन्युटी क्या है? एक साल में तुमने मेरे लिए क्या किया। पेंशन क्या है, जिंदगी भर तुमने मेरे लिए टाइम जो निकाला उसके लिए। अब यहां पे है पेंशन। पेंशन इज अ पीरियडिक पेमेंट मेड स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट और अ कंपनी और अदर एम्प्लॉयज टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कि भाई तुमने इतने साल जो मेरे साथ इन्वेस्ट किए हैं उसके लिए इन थैंक्स मैं तुम्हें पेंशन देता हूं। एक है सर अनकम्यूटेड, एक है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड कौन सी होती है सर, जो तुम मंथली बेसिस पे लेते हो, ठीक है। सर कहीं लिखा है क्या, आओ सर पढ़ा देता हूं आपको। अनकम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू द पेंशन रिसीव्ड पीरियडिकली, यानी मंथली। इट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कम्यूटेड, अगर कम्यूटेड है, ठीक है, और क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ग्रेचुइटी मिलती है, यस, और ये नॉट, नॉट है तो 1/2 है, अगर यस है तो 1/3 है। सर इतना ही था क्या? हाँ इतना ही था। आओ क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1st October 2024 is received 5,000 per month as a pension. 5,000 पर मंथ। तो सर अक्टूबर है ना सर? हाँ सर। ओके, ही कंप्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 3 लाख एज कंप्यूटेड पेंशन। तो सर 3 लाख अगर तुम कंप्यूट करा रहे हो कितने के सर? सर 60% का, तो ये कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 5 लाख। ओ ओ ओ, मतलब क्या है सर, क्वेश्चन को समझो दोबारा से कि सर 1st 10 2024 से, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन। सर फैब क्यों नहीं, क्योंकि फैब से तो हमने कंप्यूट करा लिया। इन 4 महीने भाई साहब ने 5,000 मल्टीप्लाई में 4 मंथ आपने कम्यूटेड पेंशन लिए, सॉरी अनकम्यूटेड लिए, मंथली लिए, तो ये तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो गई,
20,000। अब मैंने एक फर्स्ट फैब को बोला कि भाई तुम मंथली मत दो यार, एक ही बार में लमसम दे दो मेरे को, कितना बन रहा है मेरा। तो सर उसने बोला कि सर 60% को कम्प्यूट करा रहे हो आप। कितना करा रहे हो? 60% को कम्प्यूट करा रहे हो, यानी 5 लाख में से 3 लाख को कम्प्यूट कराया। इनडायरेक्टली इसने क्या कहा कि 2 लाख को हमने अभी कम्प्यूट नहीं कराया है, 2 लाख को अभी हमने कम्प्यूट नहीं कराया है। ओके ठीक है सर। तो 5 लाख में से हमने 60% को कंप्यूट कराया तो 3 लाख आ गया, यानी 2 लाख, दिस इज 40%, इसे हमने कंप्यूट नहीं कराया है। आगे इसने कहा सर 2 क्वेश्चन है सर आपके पास, 3 है सर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उससे रिसीव्ड हुई ग्रेचुटी 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी ऑफ दिस टाइम, और उसे ग्रेचुटी नहीं मिली। अगर ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2, इसलिए उसने ग्रेचुटी वाली एडजस्टमेंट आपको दी है। ओके चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं सर, दिखाइए सर। देखो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हाँ सर, 5,000 मल्टीप्लाई में 4, सर कैसे 4 हुआ सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 5,000 का 40%, सर 40% क्यों सर, 40% क्यों सर, क्योंकि 60% तुमने कंप्यूट करा लिया है इसलिए, मल्टीप्लाई में 2 मंथ। ओ तो ये तो पूरा टैक्सेबल होगा, यस सर, दिस इज फुली टैक्सेबल। आगे कंप्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 3 लाख, और एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा सर, पूरा 3 लाख। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सब कुछ एग्जाम्प्ट होता है, तो इनको टैक्सेबल पेंशन कितना हुआ, 24,000। ओके सर अगला क्वेश्चन है सर, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी 5 लाख। तो 5 लाख के लिए टेंशन नहीं है मेरे को, टेंशन इसलिए कि 5 लाख है तो 1/3 होगा, अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो 1/2 होगा। ओके तो 5,000 इंटू 4, सर कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, और 40% क्यों, क्योंकि 60% तो हमने कंप्यूट करा लिया, राइट, और मल्टीप्लाई में 2 मंथ, दिस इज फेब एंड मार्च, और दिस इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, राइट। तो सर ये आ गया 24,000, राइट। कंप्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 3 लाख, तो 1/3, 1/3 क्यों, 1/2 क्यों नहीं, क्योंकि इसने ग्रेचुटी ली है, अगर नहीं ली होती तो होता 1/2। तो 1 लाख और 3 लाख का डिवाइड में 60%, तो कितना आ जाएगा सर, 5 लाख। कितना आ जाएगा सर, 5 लाख। आपको पता ही है मल्टीप्लाई में 100% इसीलिए किया है, तो ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टोटल टैक्सेबल पेंशन इज दिस। सर अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी, तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है तो ये हो गया सर 1/2, यानी 5 लाख का 50%, 250 जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 50,000 ओनली टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल पेंशन इज 74,000। सर मजा आ गया सर, समझ में आ गया सर। हमने 30 मिनट्स लगाए हैं, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट लिख के प्लस क्वेश्चन के साथ कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए दिल से शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो एक थैंक्स जरूर बोलना कमेंट बॉक्स में, और इस एफर्ट के नाम, ताकि ये जो अच्छाई है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो ग्रैटिट्यूड है इस यूनिवर्स के लिए, आप लोग के लिए, ये सब तक जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में जरूर शेयर करो यार, कि चल एक बार दिल से पढ़ते हैं और पास होते हैं। शिद्दत से पढ़ो यार, पास हो जाओ। पास होने में कुछ भी नहीं रखा, पास और फेल में बस एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारा कंसिस्टेंट ना होना, तुम्हारा डिसिप्लिन ना होना। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो तुम्हें 100% पास ही होके तुम मानोगे, इतना मुझे पता है। तुम्हें कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता अगर तुम 100% कंसिस्टेंट एंड कमिटेड हो। एक्सक्यूज मत दो, बहाने मत दो, शिद्दत से पढ़ो, और दिखावे के लिए मत पढ़ो। जब भी पढ़ो दिल खोल के पढ़ो, ठीक है सर। ओके सर आज के टारगेट में और क्या क्या है सर, सच बोलो तो एक टॉपिक और है, लीव सैलरी। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा, मजा आएगा आपको। आइए सर, लीव सैलरी। ये क्या है सर, इन कैशमेंट ऑफ अनटाइटल्ड लीव। सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। देखो यार, मैंने आपसे बोला, मैंने ये रूल बना रखा है अपने यहाँ पे,
आपको मंथ में 2 छुट्टी मिलती है, 2 हॉलीडेज। अगर तुम उसे क्लेम नहीं करते हो और पूरे साल की अगर हॉलीडे अनक्लेम्ड रह जाती है, राइट, तो मैं तुम्हें दीपावली पे एक बहुत बड़ा बोनस दूंगा तुम्हारी सैलरी को कैलकुलेट करके। और अगर तुम्हें हर मंथ छुट्टी लेनी है तो तुम ले सकते हो। यानी अगर छुट्टी नहीं ली तो पैसा मिलेगा, दिस इज लीव सैलरी। इनकैशमेंट मतलब सर हम छुट्टी नहीं करेंगे सर, हमें पैसा दे दो। सर ऐसा कोई कौन सा बेवकूफ़ होगा सर जो कि छुट्टी नहीं लेगा पैसा लेगा? सर जिनके घर में ज़रूरत होती है ना, जिनके घर में बेटियां हैं, शादी करानी है, जिनको पता है घर पे गया तो सॉरी टू मेंशन दिस, कलेशी होना है, बीबी ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, पति घर पे आया नहीं, कपड़े उतारे नहीं, पानी मिला नहीं, ये तो लाई नहीं, कैसे आदमी हो तुम? इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप तुमसे शादी नहीं करते, किसी और से मेरी शादी हो गई होती, तुम्हें तो अकेले ही मरना चाहिए। तो ऐसे पति जो दुखियारे होते हैं सर आप इतना सेंटिमेंटल होके क्यों बोल रहे हो? ताकि तुम्हारे दिमाग में बात जाते, ठीक है? जो कनेक्ट कर पा रहे हैं थैंक यू, जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है? जो सैयारा मूवी देख रहे हैं और जो अभी छोटी एज के हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो थोड़े से एज को क्रॉस कर गए 30 के और 30 से ज़्यादा हो गए उन्हें ये बात समझ में आएगी कि कई बार घर पे बैठना हमारी मजबूरी होती है। बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया तो ही, अदरवाइज काम करना है काम करना है काम करना है, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए करना पड़ता है। छुट्टी चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन लेते नहीं है। क्यों? करना है, क्या करें, यही ज़िंदगी है। ओके, तो हमें क्या हो रहा है, छुट्टी नहीं लोगे तो पैसे मिलेंगे, दिस इज लीव इनकैशमेंट। तो आपने सेक्शन 10(10) पढ़ा ग्रेचुइटी, 10(10)(a) पढ़ा पेंशन, दिस इज 10(10)(AA), दिस इज लीव सैलरी इनकैशमेंट, ठीक है? इसमें सर पहला टॉपिक रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। रिसीव्ड कब, कैसा? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो भाई टैक्सेबल टू ऑल। सर ये तो पेंशन का भाई निकला, तभी तो 10(10)(AA) है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी, हाँ सर, अगर तुमने छुट्टी के साथ लिया, मतलब अभी तुमने नौकरी से तुम गए नहीं हो, तुम्हें हर महीने चाहिए, हर 6 महीने पे मांग लेते हो, साल भर में मांग लेते हो भैया, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर, ये भाई साहब ने पैसे लिए ही नहीं आज तक, बोले सर मेरे को काम दो बस सर, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता सर, मेरे को नहीं मतलब फैमिली में भी कुछ भी, मेरे को काम दो सर। तो रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट। वैसे सच बोलूँ तो रिटायरमेंट तक कोई वेट कर ही नहीं पाता है, घर में इतनी जरूरतें और काम होती है कि बीच में पैसे ले लेता है इंसान, या फिर छुट्टियाँ ले लेता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या बोला गया, एग्जेम्पशन, अंडर सेक्शन 10(10)(AA), ठीक है सर? ओके, तो इसमें क्या हुआ, अगर हमारे गवर्नमेंट वाले भैया हैं, सर मेरे पास जगह कम पड़ गई क्या सर? सर मेरे पास जगह कम पड़ गई सर। ओके एक सेकेंड, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओके, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है? और एक है अदर एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है सर, अदर एम्प्लॉय है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक? तो इसके लिए 4 कंडीशन सर, और 4 कंडीशन के बाद भी बहुत कुछ है जो सीखना पड़ेगा। अभी पहले इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर बात करता हूँ। एक ना मेरा फ़ोन वहाँ पे रखा है, चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। पहला सर, लीव क्रेडिट मंथ मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी पर मंथ। नाउ सेकंड, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी पर मंथ। थर्ड,
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और ये मैक्सिमम रुपीज 25 लाख। अच्छा, इसके ऊपर पहले ना ये 3 लाख हुआ करता था, तो इस पे अमेंडमेंट आई है बहुत दिनों पहले। अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो हो सकता है 3 लाख हो, उसको कट करके 25 लाख लिख लेना प्लीज़। इस पे अमेंडमेंट आई हुई थी। सर यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो लीव क्रेडिट का मतलब बताना है। सर हमारा बॉस ना हमें हर महीने 10 छुट्टी देता है, तो साल की कितनी हो गई सर? सर साल की 12 इंटू 10, सर 120 लीव। सर ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, लीव क्रेडिट का मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान सुनेगा। लीव क्रेडिट का मतलब हम यहाँ लेंगे लीव अलाउड, हमने तुम्हें कितनी छुट्टियां दी, ठीक है, माइनस लीव टेकन, तुमने कितनी छुट्टियां ली। सर हम कितनी लीव को काउंट करेंगे, तो गवर्नमेंट कहते हैं सर 30 पर ईयर, 30 लीव तक हम तुम्हें इन कैश कर सकते हैं। सर मेरे पास तो 100 लीव है, आप बस 30 करेंगे, 70 का क्या भाई, मैं उतना टेंशन नहीं ले सकता, एक साल में 30 लीव्स का मैं तुम्हें इन कैश कर सकता हूँ। ओके, मतलब पेमेंट मेरी साइड से अलाउ है। दैट इज मैक्सिमम 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। एवरी, सर 6 मंथ रह गया भाई, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। वर्ड क्या है? कंप्लीटेड ईयर। सर मंथ वगैरह अगर फ्रैक्शन में है तो हम इसको क्या कर देंगे? इग्नोर। सर एक बात और है सर, सर आपने यहाँ पे लिखा एवरेज सैलरी पर मंथ, यहाँ भी लिखा एवरेज सैलरी पर मंथ, और बस यहाँ दो। सर ये मतलब बता दीजिए एवरेज सैलरी पर मंथ। हाँ, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देना। एवरेज सैलरी पर मंथ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 month, now average DA if part of turnover of last 10 month, ठीक है, और फिर एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 month। क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? जनरली लास्ट 10 मंथ का क्वेश्चन बहुत कम आता है एग्जाम ने। अगर ये पूछ लिया तो मान के चलो तुम्हारे 10 मिनट्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाने एग्जाम में, लेकिन हमें सावधानी रखनी है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके, लिखिए सर, एवरेज ऑफ लास्ट 10 months अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट की डेट से लास्ट 10 मंथ तुम्हें लेने होंगे, ठीक है। सर ये समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। सर इस पर एक क्वेश्चन कराओ सर, अच्छा तो लगा टॉपिक, पढ़ाई भी आपने अच्छा, एक बार लिमिट रिवाइज करा दो सर। सर लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट क्या होगा? हमारी साइड से 30 अलाउ है। सर आप 40 देते हो? नहीं सर हम 30 लेंगे। तुमने कितनी छुट्टी ली? सर मैंने मेरी 30 में से मैंने 10 छुट्टी ली, 20 बजे, चलो 20 का इन कैश कर दूंगा मैं, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, एवरेज सैलरी बेसिक डीए फॉर्म पार्ट्स ऑफ टर्नओवर और टर्नओवर कमीशन लास्ट 10 मंथ का हम एवरेज लेते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है सर। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट। क्या ये चार्ट इसमें बना हुआ है? हाँ सर बना हुआ है, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फुली टैक्सेबल, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अदर एम्प्लॉई है तो सर 25 लाख लीव एक्चुअली रिसीव्ड, 10 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट अनवेल्ड लीव। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? देखो 25 लाख, ठीक है, उसके बाद है लीव एक्चुअली रिसीव, ठीक है, 10 मंथ का एवरेज का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे कि 10 मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी पर मंथ। तो एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं? सैलरी डीए पार्ट्स ऑफ टर्नओवर और टर्नओवर कमीशन, ठीक है, तीनों का हमें एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ लेना होता है, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? लीव क्रेडिट अलाउड मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी लीव
क्रेडिट अलाउड मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी पर मंथ। अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग द ईयर ली पूरा टैक्सेबल है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है 25 लाख है। 2 और मोर एम्प्लॉय है तो भी 25 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर में, पुराने बॉस ने 5 लाख दिया था तो इस साल हम 20 लाख ही कंसिडर करेंगे, तुम 5 लाख ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। उसके बाद सैलरी का मीनिंग है यहाँ पे, एवरेज सैलरी का मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन और मैं क्यों ऐसा चाहता हूँ, ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन चाह रहा था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूँ क्या? तुम चाहते हो? अरे ऐसा कुछ चाहते हो तो बोल दिया करो, एक दो सॉल्व करो यार, कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हो ना, थैंक यू लिखते हो, ग्रेचुइटी भी नहीं पे करते मेरे को, ग्रेटिट्यूड। अच्छा एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत खास बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुमने लास्ट अटेम्प्ट दिया था कि नहीं दिया था, हो सकता है तुमने टीचर की किसी की वीडियो देखे हो ना हो देखे हो। तुम एक काम करके देखो, हर वीडियो के नीचे थैंक यू सर लिखो और मैं गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, तुम्हारा रिजल्ट 20 to 30% इंप्रूव हो जाएगा। एक भाई का नाम याद नहीं आ रहा, आज कमेंट आया था उसका, सर डीटी का लेक्चर नहीं डाला। उस बंदे का पूरे 10 वीडियोस पे कभी एक भी कमेंट नहीं आया, ना थैंक यू, ना कुछ, ना लाइक, ना कभी व्हाट्सअप, कभी नहीं। मुझे नाम याद हो जाते हैं। अब एक रोहित है करके, उसका मैक्सिमम देखोगे सारे वीडियो पे कमेंट है, कभी बीमार में हो गया तो आके डबल ट्रिपल लेक्चर दिखता है लेकिन सब पे लिखता है, याद रहता है। जो बच्चे हर वीडियो पे थैंक्स ले रहे हैं, याद रखना उन लोगों को, जो मेरी बातों पे सर ने बोला ऐसा लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, सर को थैंक यू बोलता हूँ, जो शेयर कर रहे हैं उनका रिजल्ट 20 to 30% आता है। पता है ये यूनिवर्स, देखो आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, यूनिवर्स से झूठ नहीं बोल सकते। तो जब भी कोई काम करो ना पूरी शिद्दत से करो। मैं अगेन बोलता हूँ शो ऑफ के लिए मत करो, अरे ठीक ही है ना, क्या ही है, तो टीचर ही तो है, पढ़ा रहने पढ़ा, फालतू का ज्ञान मत दिया कर। भाई वो टीचर ही क्या होता है जो तुम्हारी लाइफ चेंज ना कर सके, वो टीचर ही क्या होता है जो तुम्हें ऊपर ना उठा सके, वो टीचर ही क्या होता है जो तुम्हें ज्ञान ना दे। जो सिर्फ आ रहा है पढ़ा रहा है जा रहा है, लिटरली ही इज जस्ट अ कंप्यूटर मैन। तुम्हारा काम चैट जीपीटी भी कर देगा। लेकिन बच्चे को इंकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको अच्छी बातें सिखाना, उसको एथिक्स सिखाना, उसकी लाइफ में वो एक उर्दू वर्ड होता है वो उसूल सिखाना जिससे उसके जज्बात बदल जाए, उसकी लाइफ, उसका कैरेक्टर बदले, वो होता है टीचर। एक होता है गुरु, एक होता है टीचर। टीचर वही होता है 2 to the 4, उसको और कुछ नहीं लेना देना, तुम पास करो नहीं करो। और एक टीचर होता है बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो याद कर, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो याद कर, थैंक यू सर आपकी वजह से मैं पास हो गया। ये होता है टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप। आज के इस जैन जेड और पता नहीं क्या जनरेशन आ गई है जो ये सब भूलते जा रही है। मैं तो भाई देखो ओल्ड क्लासिक टीचर टाइप का बंदा हूँ, 14 से 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14 to 15 ईयर से। मुझे तो बस एक ही चीज़ पता है, अगर मेरे होने के बाद आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ तो मेरे होने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव हो, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो। और एक काम करना आज से और पहले से, हर वीडियो पे थैंक यू बोलो, मैं हर वीडियो पे गॉड ब्लेस बोलता हूँ, तुम्हारा रिजल्ट चेंज ना हो ही नहीं सकता। चलिए सर क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1st December 24 आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस एंड रिसीव लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। ओके, मैक्सिमम कितना लगा हुआ है सर? 25, ओनली 5 मिल रहा है। अच्छा, अदर डिटेल्स, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, इंक्रीज विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 24, 1st April 24 से बढ़ी है। और कब ये रिटायर हो रहे हैं सर? 1 दिसंबर। तो मेरी सैलरी कितनी हुई सर, जरा कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर मैं बात करूं जैन फेब मार्च, सर रिवर्स जाना पड़ेगा सर, 1 अप्रैल ना? यस सर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि लास्ट 12 मंथ की कैलकुलेशन मुझे समझानी है। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सर दिसंबर में तो रिटायर ही हो गए। हाँ, सैलरी आपकी कितनी सर? 5000 हो गई। 5000 मतलब मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ कि इस पीरियड में मेरी जो सैलरी है वो 5000 रही। ओके, क्या ये 10 मंथ होते हैं? लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सर, 2 मंथ्स आर पेंडिंग। और वहाँ पे जब वो दूसरा वाला केस आएगा ना तो कहेगा 10 मंथ का एवरेज लो। तो ये तो हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना होगा ये होगा 8 मंथ। और 10 मंथ के जब एवरेज लेना होगा तो मुझे 9 मंथ और 10 मंथ भी चाहिए। और वो कौन से थे सर? मार्च,
एंड फेब, राइट। अप्रैल से मार्च, मार्च फेब, और इस समय सैलरी कितनी सर 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई में 2। ये है बारीकी क्वेश्चन की। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सॉल्व कर दिया, सर मैं तो सॉल्व करके आया था, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते सर। हर एक चीज पे ध्यान दो। एक अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते थे बकुलम ध्यानम। बकुलम ध्यानम मतलब एक स्टूडेंट की जो ध्यान होना चाहिए ना, फोकस, वो एकदम बकुले के समान होना चाहिए, कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। कुत्ते के समान मतलब ऐसा नहीं कि बस गधे की तरह लोटे हो तो लोटे रह गए, नहीं भाई, बकुलम ध्यानम, कुत्ते की तरह सो, मतलब तुम इतने सेंसिटिव रहो कि अगर एक बार उठना है फटक से उठ गए, अरे भाई 5 मिनट, अरे भाई, कुत्ता कभी नहीं करता ऐसा। और जिन्हें, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन्हें मेकअप का शौक है, जिन्हें ब्यूटी का शौक है, अरे भाई आज ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, वो कभी लाइफ में ग्रेटनेस नहीं ला सकते। क्यों? जब तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, ऐसा नहीं मैं कह रहा अच्छा मत दिखो, लेकिन दिन भर अरे भाई आज ये करता हूँ, आज वो करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे मेन गोल, मेन टारगेट पर रहनी चाहिए। खाना भी कम खाओ, लिमिट में खाओ। जितनी, सर मम्मी तो बहुत बोलती है खा ले, कमजोर हो गया, कमजोर, खाओ ना, 3-4 रोटी खाओ, अपनी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से खाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए। ये नहीं कि दिन भर खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, चिप्स खाते खाते लेक्चर करना है, कुरकुरे खाते हुए करना है, खाते 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 अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, अटेम्प्ट भी खा ही रहे हो, लगाए जा रहे हो अटेम्प्ट, नहीं भाई, कम खाना है, अच्छा खाना है, टाइम पे खाना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से उठना है, हर एक चीज में ध्यान। अगर इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज जो है ना, वो ध्यान ही है, फोकस। जिस बंदे के पास फोकस आ गया, उस पर दुनिया की हर एक चीज आ सकती है। तुम फोकस के साथ पढ़ो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता इस दुनिया में उठने के लिए, कुछ करने के लिए। 4000 मल्टीप्लाई में 2, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय में 10। ये मैंने एवरेज लिया, किसका एवरेज लिया सर? सर बेसिक सैलरी का। ऐसे ही डीए का एवरेज लोगे, ठीक है, और ऐसे ही कमीशन, कमीशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कमीशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सैलरी में थी, वो मैंने सॉल्व कर दी। आगे वो कहता है ही वाज एंटाइटल्ड टू 30 डेज लीव एवरी ईयर। ओके, तो क्या इसने लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, इसने सर्विस लीव 480 डेज की उसने छुट्टी ले ली है, तो 20 ईयर मल्टीप्लाई में 30, इसकी लीव कितनी सर 600 ईयर हो गई, सॉरी 600 डेज की इसकी लीव हो गई, जिसमें से इसने 480 क्लेम कर लिए, तो बची कितनी सर 120, तो 120 के हिसाब से हमें इसे सैलरी देनी होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है सर, बता देते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर 5 लाख मिला, 5 लाख एग्जाम्प्ट, तुम निकल लो, टाटा बाय बाय, तुम हो घर जमाई आराम से, सॉरी तुम हो दामाद, घर जमाई गलत वर्ड बोल दिया यार। गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना चले, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कई बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत है, फिल्मों में दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ और ही होती है। उनके लिए एग्जाम्प्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको कभी जरूरत से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, उतना ही मिलेगा जितना मैक्सिमम गवर्नमेंट दे सकती है। प्राइवेट वालों पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। ओके सर, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख। सर एग्जाम्पशन बताओ ना, 10 डबल ए की, ठीक है सर। 5 लाख मिली, स्टूडेंट लिमिट 25 लाख, तो विच एवर इज लोवेस्ट 5 लाख, 5 लाख से कंपैरिजन कर लो भैया। तो सर इसने बोला 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो, ठीक है सर। 5000 इंटू 8, 4000 इंटू 2 किया क्या? हाँ किया। तो 60%, ध्यान सुना, 60% मल्टीप्लाई में 3000 इंटू 10, क्या ये ठीक है? हाँ सर, रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग ठीक है। सर बोनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो टर्नओवर बोनस नहीं था, हम सिर्फ टर्नओवर बोनस लेते हैं, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखी थी। और नोट डाल देना कि वी आर नॉट क्लेमिंग कमीशन, वाई? बिकॉज वी नीड टर्नओवर कमीशन। क्या क्वेश्चन में टर्नओवर कमीशन है? हाँ सर, कमीशन तो है, लेकिन टर्नओवर कमीशन चाहिए थी। ओके ठीक है सर, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। तो 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ गई सर, डिवाइड बाय में 10 मल्टीप्लाई में 10 मंथ की एवरेज सैलरी 66,000। ओके, तो सर नंबर ऑफ लीव कितना आ गई? 120, 600 माइनस 480 इक्वल्स टू 120। तो 120 को हमने 30 डेज में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया सर? मेरे हिसाब से 4 मंथ मिल जाने चाहिए आपको, राइट। और एवरेज सैलरी कितनी आई थी सर? सर 66,000, एवरेज सैलरी 66,000। तो 66,000 का हमें क्या लेना है? एवरेज, एवरेज सैलरी पर मंथ। तो पर मंथ सैलरी कितनी आ जाएगी सर? 6600, राइट। तो 6600 मल्टीप्लाई में 4,
आप जो करोगे 26,400 रहेगी, तो विच एवर इज लोअर 26,400, टैक्सेबल सैलरी इज 473,600 टैक्सेबल लीव सैलरी। सर मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया सर आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो सर क्या इसका रिवीजन कराऊंगा? नहीं, रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी अभी कुछ बातें और रहनी रह गई हैं करानी। तो मैं चाहता हूँ आपके लिए आपका टॉपिक बता दूं मैं, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुकिए, मुझे आपका टॉपिक बताना था। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक बता दूं मैं आपको, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आएँ। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, एक है सर रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हाँ, ये हमारे 3 का टारगेट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर परक्यूजिट्स, ठीक है, और उसके बाद हम परक्यूजिट्स के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, ये हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये 3 जो है हमारे नेक्स्ट के टारगेट है, प्लस इनके आपके क्लास वर्क क्वेश्चन। सर आज होमवर्क नहीं दे रहे, आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए ना, यही तुम्हें हैंड रिटन वे में खुद से सॉल्व करने, देखना है कि आप एग्जाम के पर्पज से इसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को लगा हो कि मैंने शिद्दत से आपके लिए मेहनत की है। इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक थैंक्स बनता है, दिल से लिखिएगा, मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। और यही कहूँगा कि अगर आप सी देखने का सपना देखते हैं, चाहते हैं कि आप सी बने, तो आपका सपना सच कराने के लिए ये चैनल बनाया, सी ड्रीम मस्ती एवेंजर। मैं तब तक साथ हूँ जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।